जय हिंद। इस क्लास में हम लोग बिहार के उत्तर पश्चिमी शिवालिक पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग बिहार को विभाजित करते हैं उसके भौतिक आधार पर, तो पाते हैं कि बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है, जबकि बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में पठारी क्षेत्र संकीर्ण रूप से विस्तृत है। मध्य भाग में बिहार का मैदानी क्षेत्र है, जो कि गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाई गई हैं। बिहार का जो उत्तर पश्चिमी शिवालिक पर्वतीय प्रदेश है, इसका विस्तार जो है 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का यह लगभग 0.1% है। बिहार के अधिकांश जिले इसके मैदानी क्षेत्र में आते हैं और बिहार के बहुत कम दक्षिणी जिले वाले जो क्षेत्र हैं, बहुत कम क्षेत्र यह पठारी से संलग्न संकीर्ण पठारी क्षेत्र है। बिहार के पठारी क्षेत्र को भी हम लोग दो भागों में धारावाड़ रेंज और विंध्यन रेंज में बांटते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम लोग सिर्फ बिहार के उत्तर पश्चिमी शिवालिक पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इस क्षेत्र के बारे में पढ़ने के लिए, जो कि बिहार का हमारा उत्तर पश्चिमी शिवालिक क्षेत्र है, ये हमें जानना होगा कि आखिर बिहार में यह शिवालिक कहाँ से आया है। यह जो 932 किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, आखिर यह क्षेत्र बिहार में कहाँ से आया, यह जानने के लिए हमें हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय से जुड़ी हुई जो 33 भूसन्नति संरचना है, विचारधारा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि बिहार में जो शिवालिक क्षेत्र है, यह मुख्य रूप से सिर्फ बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में ही विस्तृत है। यह बिहार के लगभग 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो कि बिहार का लगभग 0.1% क्षेत्र में आता है। इसकी आयु जो है 2 से 3 करोड़ है। और यह कैसे आया बिहार में आखिर हिमालय क्षेत्र आखिर कब बना, कैसे आया हिमालयी क्षेत्र, तो इसे जानने के लिए हमें हिमालय पर्वत की मूल अवधारणा, हिमालय की जो निर्माण है, इसकी मूल अवधारणा को समझना होगा। आइए हम इसको बारीकी से समझते हैं। जब हम लोग 70 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व जाते हैं, तो इस तरह से कुछ पृथ्वी के प्लेटें दिखाई देती हैं। उस समय तक हिमालय बना नहीं था। आप देख पाएंगे यहाँ कि पृथ्वी जो है, इसके प्लेटों में ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट दिखाई दे रहा है, जबकि नीचे की तरफ भारतीय प्लेट है, जो कि दक्षिण अफ्रीकी प्लेट का हिस्सा था। यह प्लेट धीरे धीरे ब्रेक हुआ। उससे पूर्व हम लोग जब देखते हैं तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट आपको दिखाई देंगे। उत्तर में नॉर्थ की तरफ यूरेशियन प्लेट था और नीचे में दक्षिण की तरफ भारतीय प्लेट। बीच में 33 भूसन्नति अर्थात 33 सागर इस तरह से विस्तृत था। समय बीता और धीरे धीरे भारतीय प्लेट जो है अफ्रीकी प्लेट से अलग हुआ, और जो बीच में 33 सागर था, तो इसी समय इसमें क्या था, बहुत सारे गाद, मिट्टी और सेडिमेंटेशन जमा हो रहे थे। नदियों द्वारा जब देखेंगे तो यूरेशियन प्लेट ऊपर से और फिर भारतीय प्लेट नीचे से, ये सभी यहाँ से बहने वाली नदियाँ इसी क्षेत्र में अवसादन कर रही थी। नदियाँ लेकर आएंगी अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, तो यहाँ 33 सागर में इन्होंने सारी चीज़ें जमा की। तो नदियों द्वारा मिट्टी और चट्टानों का निरंतर जमा हो रहा था। उसी समय होता ये है कि भारतीय प्लेट जो है, यह दक्षिण अफ्रीकी प्लेट से टूटता है और अफ्रीकी प्लेट से टूटने के बाद यह ऊपर की ओर गति करना शुरू करता है। आप पाएंगे कि जब भारतीय प्लेट ऊपर की ओर गति कर रहा है, यूरेशियन प्लेट अपनी जगह स्थिर है, तो बीच में जो ये कीचड़ वगैरह थे, जो कि नदियों द्वारा यहाँ डिपोजिशन किया गया था, ये धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होते हैं। जैसे जैसे ये प्लेटें ऊपर की ओर बढ़ रही हैं,
वैसे ही बीच का जो मटेरियल है ये धीरे 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 ऊपर की ओर उठ रहा है और यहीं धीरे धीरे उठते उठते हिमालय बनेगा। जब भारतीय प्लेट पूर्णतः तेथिस सागर को ढक लेगा तो तेथिस सागर के में जो भी मलबा था वो जमा होकर के क्या बन जाएगा, हिमालय बनेगा। और हिमालय के ही अलग अलग समय के अलग अलग चीज़ें इसमें निर्मित होती हुई दिखाई देंगी। जब आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं कि जब भारतीय प्लेट दक्षिण अफ्रीकी प्लेट से टूट करके यूरेशियन प्लेट से आकर टकराती है तो तेथिस सागर के बहुत सारे मटेरियल ऊपर आएंगे और इस तरह से कुछ तो चट्टानें भी फोल्ड हुई और कुछ ऐसे सेडिमेंटेशन भी हुए और कुल मिलाकर हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण के क्रम में सबसे पहले बना इसका ट्रांस वाला क्षेत्र। ट्रांस का मतलब होता है पार, मतलब ये सबसे ऊंची, ये इधर का ऊंची हिमालय श्रृंखला है और जो इसके पार वाले एरिया है ना चीन की साइड में, उसे ट्रांस हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद बीच में है महान हिमालय जिसे ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है और हिमालय की प्रमुख चोटियाँ इसी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आता है मध्य हिमालय का भाग जिसकी ऊंचाई लगभग 3000 से 5000 किलोमीटर तक है और सबसे अंत में आता है बाहरी हिमालय जिसे शिवालिक हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं और बिहार में सिर्फ इसी शिवालिक का विस्तार है। तो जब इस हिमालय का निर्माण हुआ होगा, इस शिवालिक क्षेत्र का निर्माण हुआ होगा, उसी समय ही बिहार में भी शिवालिक क्षेत्र का निर्माण हुआ होगा और यही क्षेत्र कहलाता है टर्शियरी एरा। इसी टर्शियरी एरा में पूरा शिवालिक क्षेत्र बना और बिहार का भी शिवालिक क्षेत्र का निर्माण इसी में देखा जाता है। बिहार में सिर्फ शिवालिक का ही भाग है, ध्यान रखिएगा, महान हिमालय का भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय बिहार में नहीं है, मध्य हिमालय नहीं है, सिर्फ शिवालिक हिमालय है। और ये जो आप देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर हमने इस मैप को बनाया है और यह मैप आपको बहुत अच्छे से हिमालय को समझा पा रहा होगा। महान हिमालय, इससे पहले ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और फिर है शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक अब कहाँ से आया बिहार में, ये आप देख चुके हैं कि जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उसी के टर्शियरी एरा में ही जा कर के शिवालिक हिमालय बना था। अभी हमने आपको बताया कि तेथिस सागर था जो कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में था। हमारे साथ रिवीजन कीजिए। इसमें अवसादन हो रहा था, लाखों नदियों द्वारा लाई गई लाखों वर्षों तक मिट्टी और चट्टानें इसमें जमा हुई। प्लेट टेक्टोनिक हुआ और भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ा। इसी संबंध में वो जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया। वलन और टक्कर के बाद तेथिस सागर के अवसादों में वलन पड़ा और हिमालय का निर्माण हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, टर्शियरी कल्प, आपको टर्शियरी ईरा याद रखना है कि टर्शियरी पीरियड में ही हिमालय का निर्माण हुआ था और इसलिए शिवालिक जो एरिया है, शिवालिक का जो निर्माण है कौन सा ईरा में, टर्शियरी। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। अब आता है हिमालय की श्रेणियों की बात। तो हमने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय, महान और मध्य शिवालिक क्षेत्र में बटा हुआ है जो कि बिहार में सिर्फ शिवालिक क्षेत्र ही पाया जाता है। अब हम लोग शिवालिक की कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताओं को पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए उसके अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हुए डिटेल में पढ़ेंगे। जो शिवालिक श्रेणी है इसके अन्य नाम अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। इसे स्थानीय तौर पे बाह्य हिमालय और चूड़िया हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, जैसे ही हमने बताया कि अभी ये समुद्री एरिया से बना हुआ है कि समुद्र था बीच में, उसके सेडिमेंटेशन थे, तो ये सेडिमेंट्री रॉक ही बनेंगे क्योंकि जो नदियों द्वारा सेडिमेंट जमा हुए थे तेथिस सागर में, उसी के भूसन्नति से ये बना है, जियोसिंक्रोनाइज से, इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक है, असंगठित अवसादी चट्टानें हैं। और यह क्योंकि अवसादी है इसलिए बहुत ही कमज़ोर संरचना है, इसमें भूस्खलन हमेशा आते रहता है। ये जो है शिवालिक क्षेत्र भारत नेपाल के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। भारत नेपाल बोलिए या बिहार और नेपाल दोनों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। जब हम लोग बिहार का
मैप देखते हैं तो पाएंगे कि यहाँ पे जो शिवालिक है ये और नेपाल वाला ये जो एरिया है, तो इनके बीच प्राकृतिक बॉर्डर बनाने का काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ चीज़ याद रखना था कि बिहार में केवल इसी शिवालिक का विस्तार पाया जाता है। और इस शिवालिक के बाद हम लोग आगे इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट में। और शिवालिक को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो बिहार में जो शिवालिक है उसके मुख्य 3 भाग होंगे। पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग शिवालिक की प्रमुख विशेषताओं को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बिहार में जब आप लोग देखते हैं तो ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र ये एकमात्र जिला में विस्तृत है। कौन सा? तो सोमेश्वर का दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र। बीच में आएगा आपको हरहा दून और फिर रामनगर दून, और तीनों को मिलकर हम लोग इसे बोलेंगे शिवालिक रेंज। ठीक है, तो जो शिवालिक रेंज है ये बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में है। मुख्यतः यह पश्चिम चंपारण जिले में है। इसका पूरा क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 0.1% है। कितना है? 0.1% है। इसका ईरा पूछा जाता है कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था। ध्यान रखना है, इसका नहीं बता रहे हैं बल्कि सिर्फ शिवालिक का बता रहे हैं कि शिवालिक का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था। इसकी आयु जो है लगभग 2 से 3 करोड़ वर्ष है और इसमें अवसादी चट्टानें पाई जाती है। मुख्य रूप से शिवालिक को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। बिहार में जो शिवालिक है, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ पश्चिम चंपारण के जिले का मैप है जिसमें हम लोग शिवालिक को बांट रहे हैं। शिवालिक को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है सोमेश्वर श्रेणी। ये शिवालिक हम पहले यहाँ दे रहे हैं कि शिवालिक, आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये बिहार है, सिर्फ हम लोग पश्चिम चंपारण को बांट रहे हैं। और पश्चिम चंपारण में जो शिवालिक है उसका पहला भाग ऊपर से नीचे हम लोग बांट रहे हैं। तो पहला ऊपर वाला भाग है सोमेश्वर श्रेणी। कौन सी? सोमेश्वर श्रेणी। कौन सी? सोमेश्वर। 2 नंबर पर बीच में आता है, 1 मिनट, बीच में आता है हरहा दून घाटी, जो कि हरहा नदी द्वारा बनाया गया है। और 3 नंबर पे आता है रामनगर दून की घाटी या पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र। अब ये जो है ऊंची शिवालिक श्रेणी है। बीच में यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उन्होंने यहाँ पे दून घाटी एरिया बना दिया है। मुख्यतः यह हरहा नदी द्वारा बनाया गया है। और तीसरे नंबर पे नीचे है रामनगर दून का क्षेत्र बोलिए या दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र। इसे मुख्य रूप से रामनगर दून का क्षेत्र ही कहा जाता है। ये छोटी छोटी पहाड़ियों का एक श्रृंखला है, छोटी छोटी पहाड़ियों का एक श्रृंखला, इसलिए इसे पठारी क्षेत्र भी या शिवालिक का पठारी क्षेत्र भी माना जाता है। पठार का मतलब ही होता है इसकी ऊंचाई बहुत कम हो और ढलान भी बहुत कम हो। ये वाला ढलान बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे सोमेश्वर श्रेणी या पहाड़ या पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। जबकि ये इसकी जो ऊंचाई है बहुत कम है, ढलान भी बहुत कम होने के कारण इसे दून का क्षेत्र कहा जाता है या दक्षिणी छोटी पहाड़ी क्षेत्र कह दिया जाता है। हमने इसे 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा? सोमेश्वर श्रेणी, किसको? शिवालिक को हम 3 भाग में बांट रहे हैं। सोमेश्वर श्रेणी जिसे बिहार का छत भी कहा जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो सोमेश्वर किला है उसकी ऊंचाई जो है 874 मीटर है। दूसरे नंबर पे हरहा दून घाटी या हरहा नदी घाटी या हरहा घाटी, बस आपको हरहा याद रखना है, बाकी उसके साथ जो भी लगाए वो सब सही होगा। यह जलोढ़ घाटी है क्योंकि सोमेश्वर से आने वाली ऊपर से नदियों द्वारा ही यह बना हुआ है, जो कि मुख्यतः हरहा नदी द्वारा बना है। उसके बाद रामनगर दून की घाटी सबसे नीचे है, जो कि छोटी छोटी पहाड़ियों की संरचना है, जिसे पठारी संरचना के रूप में भी हम लोग देखते हैं। पहला, अब 3 जो हम लोग बांटे हैं, किसको? देखो, शिवालिक को, जो पूरा शिवालिक है बिहार में, इसको हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। सोमेश्वर पहला, साथ में बोलो, सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी, और तीसरा है सोमेश्वर दून, सॉरी रामनगर दून। सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी या हरहा दून, तीसरा है रामनगर दून। सेम चीज़ हमने वहीं बताया, सोमेश्वर, हरहा घाटी, रामनगर दून। अब एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग सोमेश्वर श्रेणी की भौगोलिक विस्तार को देखते हैं
तो पाते हैं कि सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है 400 से 500 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई सभी ऊंचाइयों को जोड़ के एक साथ निकाला गया है। इसकी जो लंबाई है, बिहार में इसकी लंबाई जो है वो 74 किलोमीटर है। लंबाई हम कहाँ से देख रहे हैं? वेस्ट टू ईस्ट। और यह इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 74 किलोमीटर। इसका विस्तार आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि याद रखना है। सोमेश्वर श्रेणी का बिहार के पश्चिम चंपारण में जो विस्तार है वो त्रिवेणी नहर से लेकर भिखनाटोरी दर्रे तक है। भिखनाटोरी एक जगह का नाम है और त्रिवेणी नहर या त्रिवेणी एक शहर का नाम है, जहाँ पे त्रिवेणी या 3 नदियाँ मिलती हैं, इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। यहाँ से त्रिवेणी नाम की एक नहर निकाली गई है गंडक नदी से, तो त्रिवेणी नहर दे दे या गंडक नदी दे दे। यहाँ से शुरू होता है पश्चिमी विस्तार। तो देखो ये जो है ना वेस्ट में, तो यहाँ पे क्या है? त्रिवेणी। कौन सा भाई? त्रिवेणी बोल दे या फिर गंडक बोल दे। यहाँ से शुरू होती है और यह पूरब में कहाँ तक है? भिखनाटोरी दर्रे तक। 1 मिनट पेन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ जो है ना भिखनाटोरी तक बिहार में इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 74 मीटर। और ऊंचाई जो कितनी है? तो औसत जो ऊंचाई है ना, औसत ऊंचाई इसकी है 450 से 600 मीटर। जबकि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो सोमेश्वर श्रेणी है या सोमेश्वर किला है, उसकी ऊंचाई है 874 मीटर। तो बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी हमने देखा, इसकी पश्चिमी जो सीमा है यह त्रिवेणी नहर या गंडक नदी है, जबकि इसकी पूर्वी जो सीमा है यह भिखनाटोरी। अब भिखनाटोरी दर्रा देगा तो गलत मत कर लेना, भिखनाटोरी दर्रा भी है वहाँ पे और भिखनाटोरी जगह का नाम भी है। यहाँ पे एक दर्रा है पास होने के लिए, तो भिखनाटोरी दर्रा दे दे या भिखनाटोरी थोड़ी दे दे नॉर्मली, तो दोनों सही होगा। इसकी कुल लंबाई 874। इसकी कुल लंबाई नहीं, सोमेश्वर की सर्वाधिक चोटी की जो है वो, जबकि इसकी कुल लंबाई, किसकी लंबाई? ये पूरे शिवालिक क्षेत्र का जो लंबाई है ये 74 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक इसकी कुल लंबाई है। ये बिहार और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। तो ये सारे वही डिटेल रिवाइज की हमने जो हम लोग पहले पढ़े हैं। तो हमने फिर से एक बार रिपीट कर लेने हैं ताकि ये फिर से याद हो जाए। आप मेरे साथ एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। बिहार की जो शिवालिक श्रेणी है बिहार में, इसे हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा है हरहा घाटी, तीसरा है रामनगर दून की घाटी। सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है 600 किलोमीटर के आसपास लगभग में है, औसत 400 से 600। और सर्वोच्च चोटी जो है इसकी 874 मीटर की है, जिसे सोमेश्वर किला के नाम से भी जानते हैं। ये जो हमारा शिवालिक क्षेत्र है पश्चिम चंपारण में, इसकी पश्चिमी जो सीमा है गंडक नदी या त्रिवेणी नहर है, जबकि पूर्वी सीमा इसका भिखनाटोरी है। इसकी कुल लंबाई जो है 74 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है। और यह बिहार और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करता है। जब हम लोग शिवालिक को बांट कर देखते हैं अकेले में, तो शिवालिक की जो सबसे ऊंची चोटी है इसे सोमेश्वर किला कहा जाता है। देखिए शिवालिक को हमने 3 भागों में बांटा, तो यदि हम शिवालिक की भी चोटी कहेंगे बिहार में, शिवालिक की चोटी, तो भी कौन सा होगा? सोमेश्वर किला। और सोमेश्वर की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो सोमेश्वर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो भी क्या होगा? सोमेश्वर किला होगा। बिहार की सबसे ऊंची चोटी पूछ दे, सबसे ऊंची चोटी, तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी पूछ दे तो क्या होगा? सोमेश्वर किला। ध्यान रखना है इसके, सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर पर्वत, सोमेश्वर का किला किसी नाम से भी बोला जा सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये शिवालिक का सबसे ऊंची चोटी पूछ दिया बिहार में तो क्या होगा? वही होगा, क्योंकि शिवालिक का ही रेंज है। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन घुमाए तो भी। यह बिहार का सर्वोच्च बिंदु है, इसका नाम सोमेश्वर किला चोटी है या सोमेश्वर चोटी है, जो भी नाम से बोला जाए। इसकी जो ऊंचाई है ध्यान रखना है 874। कितना? 8, उससे कम 7 और उससे कम 4, तो 8 7 4, 8 7 4, 874 मीटर। अब जो है
इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि जो सोमेश्वर श्रेणी है इसे बिहार की छत के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर है। सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला है। उपनाम इसे बिहार का छत के नाम से भी जाना जाता है। रूफ ऑफ बिहार, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि रूफ ऑफ बिहार पूछ दिया तो क्या होगा। रूफ मतलब यही होता है पठार वाली जो क्षेत्र सबसे ऊंची वाली क्षेत्र है, ऊंची जो चोटी है उसे ही कहा जाता है रूफ। तो ये ध्यान रखना है। सारी चीज़ों का हम पीपीटी भी देंगे या पीडीएफ भी देंगे, तो वहाँ से आप चाहोगे तो लिख लोगे। इस क्षेत्र में पहाड़ों और नदियों के बीच, मैदानी क्षेत्रों के बीच 3 प्रमुख दर्रे भी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे आपको याद रखने हैं। पहला है सोमेश्वर दर्रा, जो कि गंडक नदी या गंडक की सहायक नदियों द्वारा बनाई गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सोमेश्वर दर्रा। दूसरा है भीखना टोरी दर्रा और तीसरा है मरवाट दर्रा, मरवाट MARWAT, मरवाट पास। तो ये ध्यान रखने हैं कि यह जो तीनों दर्रे हैं बिहार में, अगर पूछ दे कि ये दर्रा है या नहीं तो कन्फ्यूज नहीं होना है भी तो किस जिले में है तो भी कन्फ्यूज नहीं होना है। सोमेश्वर श्रेणी से सोमेश्वर दर्रा तो याद रहेगा कि भाई यहीं पे है। भीखना टोरी हमने अभी बताया कि इसकी पूर्वी जो हमारा सोमेश्वर श्रेणी है इसका जो पूर्वी पॉइंट है वो कौन सा है, भीखना टोरी दर्रा। और एक एक्स्ट्रा है मरवात दर्रा, इसे भी आपको याद रखना है। तो तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और दर्रा क्या होता है तो ध्यान रखना है कि नदियों द्वारा जो पहाड़ों को काटकर मार्ग बनाया जाता है उसे दर्रा कहते हैं। अर्थात माउंटेन एरिया, इसमें जो है पास होने के लिए एक रास्ता है और फिर माउंटेन एरिया, इन दोनों के बीच जो रास्ता है इसे हम लोग दर्रा कहते हैं। बिहार के संदर्भ में जब आप इसे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ये हो जाएगा शिवालिक रेंज। यहाँ पे शिवालिक रेंज में जब हम उसका वर्गीकरण करेंगे तो सोमेश्वर रेंज, बीच में हारहा नदी घाटी और फिर उसके नीचे आपको दिखाई देगा ये कौन सा, ध्यान दीजिए तीसरा हमने क्या बताया, ये वाला एरिया जो तीसरा है रामनगर दून की घाटी या बिहार का दक्षिणी पहाड़ी, तो ये वाला थी। तो अब यहाँ से जब हम लोग मैदानी एरिया पूरा इधर मैदानी से जब इधर इंटर करेंगे तो ये हमको मिलेगा रामनगर दून, बीच में मिलेगा हरहा नदी घाटी और फिर यहाँ से जब एरिया पार करेंगे तो हमको इधर कुछ दर्रे मिलेंगे जैसे मरवाट दर्रा और कुछ दर्रे हमको यहाँ से मिलेंगे जब हम लोग नेपाल वाली एरिया में जाएंगे। तो बिहार के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, सोमेश्वर दर्रा, भीखना टोरी दर्रा और मरवात दर्रा। तीनों का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको रट लेना है, याद कर लेना है। और याद हो ही गया होगा कैसे, सोमेश्वर दर्रा क्या है भाई, सोमेश्वर की चोटी है बिहार में तो सोमेश्वर दर्रा तो होगा ही। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है बिहार में या शिवालिक जो एरिया है उसकी पूर्वी जो बाउंड्री है वो भीखना टोरी दर्रा है। तो भीखना टोरी दर्रा से वो आपको याद रखने हैं। और एक एक्स्ट्रा आपको याद रखना है मरवात दर्रा। तो इस तरह से हमने बिहार का वर्गीकरण किया। बिहार के हिमालयी क्षेत्र जो है, बिहार में जो शिवालिक क्षेत्र है इसको 3 भागों में बांटा था। पहला सोमेश्वर वाला, तो जिसे हमने पढ़ लिया, इसकी सभी विशेषताएं, इसमें आने वाले तीनों दर्रे, इसका जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक वो भी हमने देख लिया। और इसमें जो सर्वोच्च चोटी है उसे भी हमने देख लिया। अब दूसरा इसी में क्षेत्र है कौन सा, हरहा नदी घाटी, और तीसरा कौन सा है इसी में रामनगर दून। तो हम लोग दूसरे की ओर बढ़ते हैं और दूसरा है हरहा दून। एक मिनट, बिहार में शिवालिक को बांटते समय हमने दूसरा क्षेत्र देखा था हरहा घाटी या दून घाटी या हरहा नदी घाटी या हरहा दून घाटी, तीनों नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से, या तो हरहा घाटी बोलिए या सिर्फ दून घाटी बोलिए या हरहा दून घाटी बोलिए, हरहा नदी दून घाटी बोलिए, इन तीनों चारों नाम से बोलिए, है ये एक ही क्षेत्र, हरहा घाटी क्षेत्र। तो कंफ्यूज मत होना कि भाई ये नाम कैसे चेंज हो रहा है, सभी नाम एक ही जगह के। ये वाला जो हमने पार्ट बांटा था ये सोमेश्वर वाला क्षेत्र हो गया, बीच में हरहा वाला, और तीसरा क्या था इधर वाला पहाड़ी, जो छोटी छोटी पहाड़ी वाली जो क्षेत्र है इसे हमने रामनगर दून की घाटी कहा। ठीक है, परिभाषा इसकी देख लेते हैं कि भाई दून होता क्या है। दून जो है दो समानांतर श्रेणियों के बीच जो लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है, दो समानांतर, देखो ये भी ये सर है, ये दोनों आपस में समानांतर हैं और इनके बीच जो घाटी होती है उसे दून कहते हैं।
अन्य दून में आपने देहरादून सुना होगा, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ऐसे उदाहरण सुने होंगे जो कि उत्तराखंड वाले एरिया में शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाए जाते हैं, जहाँ पे आप पाएंगे कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और पर्यटक स्थल के लिए बहुत ही फेमस है। तो बिहार में भी जो हरहा नदी घाटी द्वारा या हरहा नदी द्वारा निर्मित हरहा नदी दून घाटी जो है, इसी को हम लोग अन्य नाम के रूप में चारों में से कोई भी नाम दे दे तो याद रखेंगे। ये इसका जो निर्माण है मुख्य रूप से हरहा नदी द्वारा हुआ है और इसकी लंबाई जो है लगभग 24 किलोमीटर है। हरहा नदी जो है बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। अब एक चीज़ आपको हम नदी वाले में पढ़ाएंगे, जो बूढ़ी गंडक है वहीं पहले मेन गंडक थी, बाद में इसने गंडक ने अपना रास्ता चेंज कर लिया और एक अलग गंडक हो गई और अभी जो बूढ़ी गंडक है इसे सिकरहना के नाम से भी जाना जाता है। तो हरहा नदी या हरहा दून घाटी जो है यह किसके किसके बीच है, तो सोमेश्वर की घाटी, सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर घाटी नहीं, सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर घाटी के रामनगर दून घाटी या रामनगर श्रेणी के बीच में है। और ये निर्मित किसके द्वारा है, तो हरहा नदी द्वारा निर्मित है। इसकी कुल लंबाई जो है कितनी है, तो 24 किलोमीटर है। किसकी, बिहार में दून घाटी की लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है। हमने जो बताया उसका एक बार रिपीट कर देते हैं कि दून जो है बिहार में वो दो समानांतर पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित एक अनुदैर्ध्य घाटी होती है जिसे दून कहते हैं। बिहार में जो हरहा घाटी की विशेषताएं हैं या बिहार में जो हरहा घाटी है इसकी स्थिति सोमेश्वर श्रेणी, किसका, उत्तर में सोमेश्वर और दक्षिण में रामनगर दून के बीच स्थित है। अभी हमें दिखाया उत्तर में ये हो जाएगा सोमेश्वर और दक्षिण में रामनगर। यहीं पे हम कह रहे हैं कि सोमेश्वर और रामनगर के बीच। यह निर्माण किसके द्वारा होता है, तो हरहा नदी द्वारा इसका निर्माण होता है। कौन सा, देखिए ये वाला जो दून घाटी है ना, ये हरहा वाला, ये निर्माण कौन करता है, तो हरहा नदी द्वारा इसका निर्माण होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 24 किलोमीटर और इसमें मुख्यतः जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसलिए इसमें कुछ हद तक कृषि भी होता है और धान के लिए अत्यंत उपजाऊ है। ध्यान रखना है कि यह समतल घाटी है, हरहा घाटी खुद ही है तो ये क्या होगा, समतल। नदी द्वारा इधर से डिपोजिशन किया गया, इधर से काट कर लाया गया मलबों द्वारा, जब इसमें डिपोजिशन करके इसे प्लेन वैली बना दिया गया है और इस तरह से हरहा घाटी का निर्माण हुआ है। जब हरहा घाटी को हम लोग देख चुके हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग तीसरी जो हमारी क्षेत्र है रामनगर दून का क्षेत्र, इसे पढ़ेंगे। इस रामनगर दून के क्षेत्र को जब याद कीजिए, इधर हम लोग क्या पढ़े थे, शिवालिक का पहला भाग कौन सा था, आप बताइए। यहाँ शिवालिक का पहला भाग और फिर उसके बीच हम लोगों ने यहाँ एक घाटी देखा, ये है सोमेश्वर, बीच में कौन सा है, हरहा वाला घाटी, इसे अभी पढ़े 2 मिनट पहले, और फिर नीचे कौन सा आता है, रामनगर दून। अब देखिए इधर से जब आप आते हैं ना, हमने ये इस तरह बताया कि ये देखिए सबसे उत्तर मध्य और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो बिहार के उत्तर पश्चिमी जो पहाड़ी क्षेत्र है इसके पश्चिमी पहाड़ी भी इसे कहा जाता है, उत्तर पश्चिमी पहाड़ी। या बिहार में शिवालिक का, बिहार में ये तीनों शिवालिक है, तो बिहार में जो शिवालिक है ना, ये शिवालिक, तो शिवालिक का पश्चिमी क्षेत्र कौन सा कहलाता है, रामनगर दून कहलाता है। तो बिहार में शिवालिक श्रेणी का पश्चिमी क्षेत्र है यह रामनगर दून। तो घबराना नहीं, रामनगर दून की जगह क्या दे सकता है कि बिहार में शिवालिक की पश्चिमी श्रेणी, शिवालिक की पश्चिमी, अब थोड़ी सी आप कहोगे कि ये तो दक्षिण हो जाएगा, तो लगभग ये नॉर्थ, मध्य और क्या बोल सकते हैं, ये दक्षिण। लेकिन इसे थोड़ा सा, क्योंकि ये इससे जो हम अभी मैप दिखा रहे हैं इसमें, तो ये थोड़ा सा तिरछा भी आपको दिखेगा, इसलिए इसे पश्चिमी क्षेत्र ही कहा जाएगा। इसे हम बिहार के मैप में और अच्छे से आपको समझाते हैं। देखिए ये रहा था सोमेश्वर श्रेणी, ये पूरा शिवालिक है, उसके ऊपर सबसे ऊपर सोमेश्वर हरहा घाटी और इसके पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, रामनगर दून घाटी। क्या है, रामनगर दून की घाटी। तो बिहार की जो
सोमेश्वर या शिवालिक जो श्रृंखला है, तो शिवालिक श्रृंखला की जो सबसे दक्षिण पश्चिमी या दक्षिणी चोटी है, शिवालिक की सबसे दक्षिणी या दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है, इसे ही हम लोग रामनगर दून की घाटी कहते हैं। अब ये रामनगर दून की जगह क्या दे सकते हैं घुमाने के लिए आपको? इसे शिवालिक का दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र कह सकता है रामनगर दून की। तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शिवालिक का दक्षिणी का है, शिवालिक का दक्षिण, बिहार में शिवालिक का दक्षिणी या बिहार में शिवालिक का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, तो वो ध्यान रखना है आपको। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस कंसेप्ट को कंप्लीट हमने समझा दिया कि बिहार में 3 भाग में हमने बांटा बिहार में शिवालिक को। सोमेश्वर हमने पढ़ लिया, दूसरा हारहा घाटी भी पढ़ लिया, तीसरा है रामनगर दून की घाटी, जो इसका क्षेत्रफल लगभग 214 वर्ग किलोमीटर है और इसकी लंबाई कितनी है? 32 किलोमीटर है। और जो सोमेश्वर श्रेणी थी उसकी लंबाई कितनी थी? 74 किलोमीटर थी। इसकी चौड़ाई लगभग 8 किलोमीटर है। यह हारहा घाटी के दक्षिण में स्थित है। हमने बताया कि यहाँ पे हारहा घाटी है और ठीक इसके दक्षिण में कौन सा स्थित है? अब हारहा घाटी के दक्षिण में ना दे करके कभी कभी ये क्या दे सकता है कि यह सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में है। तो ये हारहा घाटी हो गया, ये सोमेश्वर श्रेणी हो गया, तो दोनों के दक्षिण तो है ही। तो ये हारहा घाटी के दक्षिण में है। यह छोटी पहाड़ियों के कारण ये एक पठार जैसा दिखता है और ये जो रामनगर दून क्षेत्र है इसे दक्षिण पठारी भी कहा जाता है। अब ये आपको कंफ्यूज करेगा अगर हम ये दे दें कि बिहार में शिवालिक की दक्षिणी पठारी क्षेत्र, तो आप जैसे ही ये क्वेश्चन या ऑप्शन में दिखेगा ना, आप सीधे बिहार के नीचे वाले एरिया में चले जाओगे, इधर वाला पठार। लेकिन ये जो शिवालिक क्षेत्र है, ध्यान रखना है कि ये भी क्या है? छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं जिसे पठार के रूप में जाना जाता है। अब हमने 3 भागों में बांटा टोटल भौगोलिक विवरण। एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो सबसे अंत में रामनगर दून की घाटी है, यह हारहा घाटी के दक्षिण में है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 6 से 8 किलोमीटर है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ याद करने के लिए है, इसकी सर्वोच्च बिंदु जो है वो संतपुर के निकट या संतपुर चोटी है। तो अगर पूछे कि बिहार में स्थित शिवालिक की सबसे दक्षिणी चोटी या शिवालिक की दक्षिणी रामनगर जो दून क्षेत्र है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सा हो जाएगा? संतपुर। या फिर संतपुर चोटी दे करके ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ बिहार में नहीं है, और आप संतपुर नहीं पढ़ रहेंगे तो इसे गलत कर देंगे। तो ध्यान रखना है कि संतपुर चोटी भी कहाँ पे स्थित है? तो नीचले, जो हमने 3 भागों में बांटा, पहला जो था सोमेश्वर रेंज, दूसरा हारहा घाटी और तीसरा रामनगर दून। और इसी रामनगर जो दून है इसकी सबसे ऊंची चोटी है संतपुर। यह छोटी छोटी पहाड़ियों की जैसी संरचना है। अब जो है हम लोग जो बिहार को बांट कर पढ़े हैं उसको पुनः वर्गीकरण करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा कि बिहार में जो पर्वतीय क्षेत्र है शिवालिक, इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों को पढ़े हैं और फिर इन तीनों के पढ़ने के बाद हमने देखा कि जो पहाड़ी क्षेत्र है ये 3 भागों में बहुत अच्छे से विस्तृत है। लेकिन जब इस पहाड़ी से हम नीचे उतरते हैं तो हमें 2 चीज़ें और मिलती है जिसे यहाँ पढ़ लेना आवश्यक है। पहला है भाबर क्षेत्र, दूसरा है तराई क्षेत्र। और ये कहाँ पे स्थित है ज़रा ध्यान से समझिए। जब हमने बिहार में शिवालिक को देखा तो इसके साथ हमने क्या देखा कि अब बिहार में बना कैसे। फिर हमने इसे 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा भाई? पहला सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर रेंज, दूसरा हारहा नदी घाटी या हारहा घाटी, हारहा दून घाटी, और तीसरा हमने इसे बांटा, कौन सा क्षेत्र था भाई? रामनगर दून की घाटी। इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ा हमने। सोमेश्वर की सबसे ऊंची, उसकी लंबाई, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा। फिर हारहा घाटी को पढ़ा। सोमेश्वर में हमने देखा कि इसकी जो लंबाई है 74 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है?
तो सोमेश्वर किला है जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। वैसे ही हमने हरहा घाटी की बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था और देखा कि हरहा घाटी जो है ये लगभग 24 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वैसे ही रामनगर दून को हमने देखा कि यह लगभग 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में। और एक-एक करके फिर हमने रामनगर में इसकी ऊंची चोटी संतपुर को भी देखा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग फिर से बिहार को एक बार और डिवाइड करेंगे और इस बार शिवालिक के नीचे उतरेंगे तो पाएंगे कि भाबर क्षेत्र पाया जाता है और उसके नीचे तराई क्षेत्र पाया जाता है। हालांकि ये मिट्टी और मैदानी क्षेत्र में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन संक्षेप में यहाँ बताना आवश्यक था क्योंकि पूरा भाबर का क्षेत्र से क्वेश्चन पीपीएससी पूछ रहा है आजकल। और ये भाबर क्षेत्र बनता ही शिवालिक क्षेत्र के कारण या पर्वतीय क्षेत्र के कारण है। तो हमने बिहार को फिर से इसे लंबवत रूप में कौन सा वर्टिकल डिवीजन किया, उत्तर से दक्षिण। अब ये किसका है तो उत्तर पश्चिमी भाग का पूरा भी डिवीजन है। पहले हमने सिर्फ शिवालिक रेंज को डिवाइड किया था, सिर्फ पहाड़ी वाले एरिया को, लेकिन जब पूरा हम लोग देखते हैं पहाड़ के बाद जो मैदानी एरिया भी आता है, भाबर क्षेत्र भी आता है, जब उसको हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल, तो इसको डिवाइड करते समय हम लोग शिवालिक रेंज को पढ़ते हैं। शिवालिक से जब हम नीचे उतरते हैं तो भाबर क्षेत्र मिलता है और जब हम भाबर से नीचे उतरते हैं तो हमें तराई क्षेत्र मिलता है। अब ये भाबर बना कैसे ये देखना होगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये चीज़ों को दिखा दें कि शिवालिक जो पर्वतीय क्षेत्र है ये उत्तर में है, किसके उत्तर पश्चिमी जो भाग को हम लोग डिवाइड करते हैं और यहीं पे पहाड़ी और सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ठीक बीच में भाबर और मध्य क्षेत्र है, तीसरा है तराई क्षेत्र। अब आपको यहाँ एक चीज़ का कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम बांट क्या रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ ऑलरेडी हमने लिख रखा है उत्तर पश्चिमी का लंबवत विभाजन। अब देखो भाई, ये पूरा जो यहाँ हमने शिवालिक रेंज पढ़ा था कुछ देर पहले और शिवालिक को हमने 3 भागों में बांटकर बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब जैसे ही हम नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे हमको एक पतली पट्टी दिखाई देती है, ये सिर्फ शिवालिक के नीचे ही, जिसे हम लोग भाबर क्षेत्र कहते हैं। और फिर इसके जब नीचे हम लोग उतरते हैं तो हमें लगभग 8 से 10 किलोमीटर पतली पट्टी दिखाई देती है पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, जिसे हम लोग तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यह नेपाल के साथ विस्तृत है। अब यहाँ से इसी क्षेत्र को हमें थोड़ा सा देख लेने हैं अच्छे से कि शिवालिक के जस्ट नीचे उतरेंगे तो हमें भाबर मिलेगा, शिवालिक के नीचे उतरेंगे तो भाबर। अब ये शिवालिक में 3 भाग जो था ना, कौन कौन सा, शिवालिक को हमने बांटा था सोमेश्वर श्रेणी, नीचे है इसके, अरे एक मिनट, सोमेश्वर के नीचे था हरहा, हरहा के नीचे रामनगर। अब रामनगर से नीचे जैसे हम लोग आएंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, भाबर क्षेत्र मिलेगा और इसी को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि ये हमारा शिवालिक रेंज था जिसे हमने 3 भागों में बांटा। इसके नीचे एक पथरीली भूमि पाई जाती है कंकड़ और बजरी से युक्त, जिसे भाबर कहते हैं, और नीचे तराई। तो अब इस भाबर कैसे बनता है इसको देख लेते हैं। देखिए, ये जो भाबर क्षेत्र है इसमें नदियाँ लुप्त हुई होती हैं। तो ये इसमें एक क्वेश्चन पूछा बिहार एसआई में बीपीएससी के बाद जो छोटे छोटे पोस्ट आते हैं दरोगा वगैरह के लिए, तो ये जो पूछा भाबर क्षेत्र से रिलेटेड और भाबर बनता कैसे है ना, ये सबसे मेन कंसेप्ट है। तो आइए हम इसको समझाते हैं थोड़ा डिटेल में, थोड़ा सा आपका हम टाइम लेंगे 1-2 मिनट। जब हम लोग शिवालिक या हिमालय या पहाड़ी क्षेत्र में जब थे, तो जब हम पहाड़ी क्षेत्र में थे तो ऊंची थी नदी, ऊंचे थे चोटियाँ, तो ये हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र। अब भाई पहाड़ में ढलान ज़्यादा है तो यहाँ पे नदियाँ बहुत तीव्र गति से नीचे आएंगी, अपने साथ बड़े बड़े पत्थर कंकड़ लेकर आएंगी, क्योंकि पानी जो है यहाँ पे बहुत तेज गति से आएगा। अचानक जब ये इधर वाले एरिया में आएंगी, जब समतल वाले में, तो यहाँ पे अब अचानक जैसे समतल भूमि मिलेगा तो पानी की जो वेलोसिटी होती है ना बहुत कम हो जाती है। और पानी की वेलोसिटी बहुत कम हो गई, अभी अपने साथ पत्थर को बहुत दूर तक नहीं ढो सकती है, तो पत्थर को यहीं पे छोड़ देती है और इसी तरह से पत्थर यहाँ जमा हो जाता है।
यहाँ ऊपर से तोड़-ओड़ के लेके आई थी बहुत तेज़ गड्डी से। जैसे ही यहाँ प्लेन मिला, यहीं पे सारी चीज़ें इन्होंने जमा कर दिया। अब इसी जमाव के कारण ही अब यहाँ पत्थर, बहुत बड़े-बड़े बोल्डर जमा हो गए हैं, जो कि आपको दिख रहे हैं ऑलरेडी इमेज में। तो मैं ये हटा देता हूँ। देखो पत्थर जमा है। अब इन पत्थरों पे ऊपर से क्या होता है, अब देखो ध्यान से, कंकड़ पत्थर जमा हो गए हैं, यह जलोढ़ पंख जैसा स्थिति हो जाता है, अलुवियल फैन। अब कैसे, देखो दिखाते हैं, इधर आ जाओ। यहाँ क्या हुआ, ऊपर से तो पूरा हमारा बड़ा-बड़ा बोल्डर है, पत्थर है। यहाँ पे जब इधर से पानी आएगा तो भाई अब पानी रोकेगा कौन? पत्थर से रुकेगा नहीं, पानी आ गया नीचे। अब पानी तो नीचे है, ऊपर नदी विलुप्त हो गई। अरे विलुप्त नहीं बोलेंगे इसको, डिसएपियर बोलेंगे, कि ऊपर नदी दिख नहीं रही है। ये ऊपर नदी कहाँ चला गया? नीचे। धारा कहाँ आ गई? नीचे। नदी की जो धारा है ना, नदी यहाँ दिख रही होगी आपको, नीचे वाले एरिया में यहाँ धारा आ गई, और ऊपर बड़े-बड़े पत्थर दिख रहे हैं। सतह पर जो है नदी अदृश्य रहती है, इनविजिबल रहती है। और ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए होइएगा कि ये भाभर क्षेत्र कैसे बना। ऊपर से पत्थर लेके आया, क्योंकि नदियों की यहाँ पे ढलान तेज था, तो नदियों की जो धारा थी बहुत तेज थी। अपने साथ बहुत बड़े-बड़े पत्थर ले आई। जैसे समतल मिला, सबको यहीं पे छोड़ के इसे जमा कर दिया। अब जमा किया तो पानी नीचे चला गया। पानी जब ऊपर से आएगा तो देखो पानी रोकने के लिए कुछ है नहीं, डायरेक्ट पानी नीचे आ गया। अब सतह पे जो है, ये तो ऊपर वाला सतह है तो ये है, तो यहाँ पे नदी अदृश्य हो गई, नदी दिखती नहीं है। अब नहीं दिखती है तो ये एक संरचना जो बनाती है, इसे जलोढ़ पंख कहते हैं। क्या बोलते हैं? अलुवियल फैन या जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। देखो पानी तो है, लेकिन ऊपर क्या है? बोल्डर बने हुए हैं, इसे ही जलोढ़ पंख कहते हैं। इसका एक और नाम है पीडमोंट। अब देखो इसी पत्थरों पे क्या होगा ना, कि कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी मिट्टी जमा हो जाएगी, तो इसे पीडमोंट सॉइल कहते हैं। पर्वत पदीय मिट्टी, कौन सा? पर्वत पदीय मिट्टी। तो आपसे अगर पूछे कि बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण जिले में है। किस क्षेत्र में है? तो भाभर वाले क्षेत्र में है। भाभर में नदियाँ क्यों गायब होती हैं? क्योंकि यहाँ पे बोल्डर और पत्थर जमा होते हैं। भाभर क्या होता है? तो बड़े-बड़े पत्थरों का समूह होता है हमारे सतह पे, जहाँ पे नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। अब जो भाभर क्षेत्र हमने दिखाया, कि उसको थोड़ा से वर्ड के रूप में देख लेते हैं, कि शिवालिक के गिरिपद में कंकड़ पत्थरों का जमाव जो है, ये भाभर कहलाता है। या शिवालिक ना करके या हिमालय दे दे, पहाड़ दे दे, कुछ भी देंगे तो सही चलेगा। यहाँ पे नदियाँ जो है तीव्र रहती हैं, तो अपने साथ बड़े-बड़े बोल्डर लेकर आती है। अचानक ढलान कम होता है तो वहीं पे वे छोड़ देती हैं, और यहाँ पे जलोढ़ पंख या इसे पीडमोंट सॉइल का निर्माण हो जाता है। बिहार का निर्माण कर रहे हैं। बिहार में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा कि भाभर कैसे बनता है, और यह भाभर क्षेत्र जो है पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर के समानांतर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में विस्तृत है। अब दो चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है। यहाँ हमने बताया कि भाभर की प्रमुख विशेषताएं, और कुछ बात अभी आपको बताएंगे तराई। जो तराई में भी हमने देखेंगे कि तराई जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में नेपाल से लगते हुए, नेपाल की सीमा के साथ लगते हुए, और ये पूरा 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक विस्तृत है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भाभर, और भाभर में हमने दो चीज़ें बताया कि 8 से 10 किलोमीटर जो पट्टी है, ये सिर्फ पश्चिम चंपारण में ही विस्तृत है। यह अत्यधिक सुरंग है, पोरस है, इसलिए नदियाँ इसके नीचे चली जाती है। सतह पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, सतह पर पानी नहीं दिखाई देती है। ये जो मिट्टी का प्रकार है ना, यहाँ पे जो मिट्टी बना, इसे हम लोग पीडमोंट या पर्वत पदीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह खेती के लिए पूर्णतः क्या है? अनुपयुक्त है। भाभर, अब देखो तो भाई, भाभर कंकड़ पत्थर से बना, नदियाँ क्या हो गई? विलुप्त हो गई। इसमें जो मिट्टी बना क्या बना? पर्वत पदीय या पीडमोंट सॉइल बना। अब क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ तो पूरे पत्थर है, तो क्या यहाँ कृषि होगा? कृषि नहीं होगा। तो कृषि के लिए क्या है? पूर्णतः अनुपयुक्त है। लेकिन कुछ पौधे तो हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ नदियाँ हैं, पानी है। जैसे पानी सूखेगा तो यहाँ पे
पेड़ जो कुछ सीड वगैरह रहेंगे निकल आएंगे पत्थरों को चीरते हुए, तो कुछ पौधे यहाँ पे पाए जाएंगे, लेकिन कृषि या एग्रीकल्चर यहाँ पे नहीं हो पाएगा। जब हमने पीडमोंट को देखा तो इसे पर्वतपदीय मिट्टी कहते हैं। इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। अब देखो दो चीज़ें यहाँ पे है। जल धारण क्या होता है, ये पानी को देर तक नहीं रोक पाती है। ऊपर क्या है, पत्थर वगैरह है, नीचे थोड़े छोटे पत्थर हैं, और सबसे नीचे देखो तो सेडिमेंट वाले एरिया है, बहुत पतले। और यही से ही पर्वत, मतलब देखो पर्वत, अब यहाँ एक चीज़ समझो, शिवालिक 3 भाग में बांटा हमने, सोमेश्वर, हरहा और रामनगर। तो ये भी तो पर्वते नहीं है भाई। और पर्वत के जस्ट नीचे हमको क्या मिला है, भाभर। तो ये पर्वत के पैर के पास की मिट्टी, पर्वत के पैर के पास की मिट्टी, इसलिए इसे पर्वतपदीय या इसको ही कहा जाता है पीडमोंट सॉइल। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये बीपीएससी 68वीं में या 67वीं में क्वेश्चन ये पूछा था कि पर्वतपदीय मिट्टी किस जिले में पाई जाती है। इसके जो घटक है मुख्य रूप से कंकड़ और पत्थर हैं। इसका जो स्थान है भाभर क्षेत्र, मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में। और यह दोमट से बलुई, हमने अभी दिखाया कि लगभग बलुई थोड़ी बहुत मिट्टी यहाँ पाई जाएंगी। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि हम इसका नाम पीडमोंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यह पर्वत के पैर के पास है। ठीक है, अब जब हमने यहाँ से पीडमोंट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो उसके बाद हमारा अंतिम क्षेत्र बच जाता है तराई। जैसे ही पर्वतीय क्षेत्र से हम लोग नीचे उतरे तो उसके पास में एक पत्थर वाली बंजर भूमि मिली, या पत्थर कंकड़ वाली भूमि जो मिली, उसे हमने भाभर नाम दिया है। ध्यान रखना, भाभर। आगे चलेंगे तो हमको भांगर मिलेगा मिट्टी में, तो वो ध्यान रखना कि वो ये चीज़ें नहीं है, वो दोनों अलग होगा। भाभर जो है, भाभर और भांगर, ये जो है ना खादर और भांगर जो मिट्टी के डिपेंड करता है ना, वो वाले बनेगा। भाभर जो है कंकड़ वाली भूमि होती है, जबकि भांगर एक मिट्टी का टाइप होता है जो कि पुरानी अलुवियल सॉइल से बना होता है। जो नई अलुवियल है उसे खादर कहते हैं, जो पुरानी अलुवियल सॉइल है उसे भांगर कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग लास्ट क्षेत्र में पहुँचे हुए हैं, और ये जो नाम है इसका तराई क्षेत्र। और तराई में हम लोग कैसे पहुंचा तो हम फिर से बता देते हैं। सबसे पहले हमने शिवालिक जो बिहार में है उसको 3 भागों में बांटा। देखो बार बार बोलने का मतलब है कि याद हो जाए। तो शिवालिक को हमने 3 भागों में बांटा भाई। कौन कौन सा, फिर से बोलो, सोमेश्वर, दूसरा हरहा, तीसरा रामनगर। और इन तीनों को हमने बांटने के बाद नीचे जब उतरे तो हमें तुरंत मिला भाभर क्षेत्र, और भाभर के नीचे हमें मिलेगा तराई क्षेत्र। अब तराई का मतलब ही होता है तर या नम भूमि। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो नदियाँ स्लो पड़ गई थी, वे अपने साथ जब सेडिमेंट पतली पतली लाई तो यहाँ इन्होंने जमा किया, और जमा करने के बाद क्या हुआ कि पत्थर तो ख़त्म हो गए, तो नदियाँ यहाँ पे अचानक ऊपर आ जाती हैं, एपियर हो जाती हैं, री इमर्ज हो जाती हैं, इमर्ज हो जाती हैं। इसे नदियों का पुनः उदय कहा जाता है। नदियाँ पुनः उदय कहाँ होंगी भाई, तराई क्षेत्र में। और तराई कहाँ है, तो हमने अभी बताया कि भाभर के जस्ट दक्षिण वाले क्षेत्र में क्या मिलता है, तराई मिलता है। तराई जो है इसका अर्थ होता है तर या नम भूमि। यह वह क्षेत्र है जहाँ भाभर में लुप्त हुई नदियाँ पुनः सतह पर प्रकट होती हैं। अब भाभर ध्यान रखना कि सिर्फ बिहार ही में नहीं है, अन्य जहाँ भी आपको पर्वत मिलेंगे उसके जस्ट नीचे वाला क्षेत्र भाभर पाया जाएगा। भाभर दलदली भूमि हो जाती है, इसे स्वयंपी कहा जाता है। तराई मीन्स वेट और मॉइस्चर। ये दलदली इसलिए होती है कि बोल्डर से जल नीचे आया है, और यहाँ पे आपको बहुत पतली महीन मिट्टी मिलेगी, तो यहाँ पे नदियाँ ऊपर आएंगी। अब इसको गीला रख करेंगी, तो गीला करने के कारण यह हमेशा ही यह नम भूमि रहता है। भाभर से आगमन के बाद भाभर में भूमिगत बहने वाली नदियाँ तराई में ऊपर री इमर्ज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे महीन कण होते हैं जो पानी को रोक लेते हैं और पानी ऊपर आ जाता है। पुनः उदय, पानी जमीन के नीचे नहीं जा पाता, जिस कारण वह पुनः ऊपर री इमर्ज हो जाता है। यहाँ पे ढलान बहुत कम हो जाता है, अचानक ढलान जो है बहुत कम हो जाता है,
और ढलान कम होने के कारण नदियाँ स्लो हो जाती हैं। ये जो हमने अभी पढ़ा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बीपीएससी सबसे ज़्यादा पूछती है कि जो पश्चिम चंपारण की पहाड़ियों से लेकर के पूर्व में किशनगंज तक, किसका बात कर रहे हैं हम, ये बात आप कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम लोग तराई पढ़ रहे हैं। कौन सा? तराई। और तराई का विस्तार हम लोग देख रहे हैं। तो बिहार में तराई के विस्तार कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में पहाड़ियों से लेकर, पश्चिम चंपारण की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में किशनगंज तक। अभी हमने बताया पश्चिम चंपारण की जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से किशनगंज तक 7 से 8 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में नेपाल सीमा के साथ लगी हुई है। कौन सा? ये तराई क्षेत्र। और किशनगंज में तो इसका लंबाई बढ़ के, चौड़ाई बढ़ के 50 किलोमीटर तक हो जाता है, जिस कारण यहाँ पे चाय बागान के लिए बहुत उपयुक्त हो जाता है। तो भौगोलिक विस्तार क्या है तराई का? पश्चिम से पूर्व की ओर यह लगभग 350 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई औसतन 20 से 30 किलोमीटर है। लेकिन अब देखो यहाँ चौड़ाई क्या है, पश्चिम में सिर्फ वैसा नहीं है। एक चीज़ यहाँ मैप लगाना पड़ेगा ताकि आप अच्छे समझ पाओ। जो तराई क्षेत्र है इसको 3 भागों में हम लोग बांट के देख सकते हैं। जैसे कि जब हमने बिहार को यहाँ पे बांटा तो हमें यहाँ शिवालिक मिला, फिर भाभर और तराई मिला। तराई जो है ना इधर थोड़ा सा चौड़ा है, लगभग 20 से 30 किलोमीटर, पश्चिम में 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। इधर बढ़ते समय यह संकरा और पतला होते जाता है, लेकिन किशनगंज जाते जाते यह लगभग 50 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। लास्ट में चौड़ा, इधर चौड़ा और बीच में बहुत पतला और संकरा है। इसे औसतन बीपीएससी के अनुसार, बीपीएससी ने जो प्रश्न पूछा है वो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमने रेड लाइन से लिखा हुआ है कि बिहार में जो तराई है यह पश्चिम चंपारण की पहाड़ियों से लेकर के किशनगंज तक 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में नेपाल सीमा के साथ लगी हुई है। ऊपर में नेपाल सीमा भी है। यहाँ देखो शिवालिक, भाभर और यहीं पे पतली पट्टी के रूप में, कितनी पतली भाई, 8 से 10 किलोमीटर पतली पट्टी के रूप में शिवालिक पहाड़ियों से लेकर के किशनगंज तक फैला हुआ है। किशनगंज में इसकी चौड़ाई बढ़ करके लगभग 50 किलोमीटर हो जाती है, जो चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। इसमें जिले वहीं आएंगे जो कि मुख्य रूप से हमने यहाँ पढ़ाया था। कौन सा है? यहाँ याद कीजिए, हमने चारों जिले इधर आपको पढ़ाए हुए थे कल के क्लास में। तो यहाँ पे आपको जो 7 जिले थे वे लगभग सभी जिलों में ये तराई क्षेत्र पाया जाता है, नेपाल की सीमा से लगा हुआ। और ये जिले कौन कौन से हैं? तो लगभग में देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों जिले आ गए। और ये जो 7 जिले हैं कल ही हमने याद करवाया था। 7 जिले फिर से आप याद करिए, यहाँ से यहाँ तक पप्पू, सिम, सुअरकी से। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ऐसे करके आप फिर से मैप पे आप इसे याद कर लेना। मैं एक बार फिर से इसे बना देता हूँ, 1 मिनट आप हमको टाइम दीजिए। थोड़ा एरिया कम है। यहाँ पे शिवालिक रेंज, यहाँ पे इसे लगा हुआ भाभर वाला, ये भी 7 से 8 या 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। और यहीं से ये निकलता है ऐसे, थोड़ा पेन चेंज, ठीक है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में निकलता है कौन सा? यह तराई वाला क्षेत्र। और इसके ऊपर हमने भापर देखा था 8 से 10 किलोमीटर। अब ये, हाँ आप एक चीज़ सोच रहे होइए कि 8 से 10, तो ऑन एन एवरेज ये जो क्षेत्र है एग्जैक्ट माप नहीं होता है, तो लगभग कहीं पे इसे चौड़ा मिलेगा, कहीं पतला। तो ऑन एन एवरेज 7 से 8 बोलिए, 8 से 10 लगभग बराबर ही है। लेकिन अब जब डाटा एग्जैक्ट दे देगा तो 7 से 8 किलोमीटर ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो हमने इसको भी अच्छे से कवर कर लिया। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा ये हम आपको रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। और इस रिवीजन को हम लोग एक टेबल के माध्यम से करेंगे। ये देखिए शिवालिक, पर्वतीय क्षेत्र, भाभर और तराई,
आगे पढ़ने से पहले हम तराई की कुछ और चीज़ों को एक बार कंफर्म आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि तराई की कुछ डिटेल छूट गई हैं। जैसे कि तराई में एक प्रमुख जनजाति थारू रहती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तराई में आखिर मानव कैसे बसे और बचे दोनों, इसका इतिहास भी थोड़ा देख लेते हैं। जब हम आपको तराई पढ़ा रहे थे तो बताया कि तराई जो है 8 से 10 या 7 से 8 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम चंपारण की पहाड़ियों से लेकर किशनगंज तक विस्तृत है। यह पूर्व में इसकी चौड़ाई संकरी होती जाती है, जबकि पश्चिम में यह 20 से 30 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसमें जो वही जिले आएंगे जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, और इसके लिए ट्रिक था पप्पू सीम सुअर की। हमने देखा कि जो तराई है इसमें सर्वाधिक बिहार का वर्षा वाला क्षेत्र है। अधिकांश हम लोग पढ़ के आते हैं कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वो किशनगंज है। लेकिन कभी कभी भूमि क्षेत्र पूछ सकता है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला भूमि क्षेत्र कौन सा है, तो बिहार का तराई क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक वर्षा वाला है। और यहाँ जो मृदा होती है यह दलदली और चिकनी होती है। मुख्य तौर से इसमें भूजल बहुत ऊपर होता है, मतलब तुरंत खुदाई कीजिएगा और पानी मिल जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि नदियाँ यहीं पे रीइमर्ज हो रही थी। यहाँ पे वनस्पति के रूप में साल, सागवान, सेमल और जामुन, आम, कटहल आदि के पौधे पाए जाते हैं। इधर एक बिहार का सबसे प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये इसी क्षेत्र में है। अब जिला तो सबको पता है कि भाई बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, तो पश्चिम चंपारण में। लेकिन जैसे ही पूछ देगी यह बिहार के किस क्षेत्र में, किस भौगोलिक या किस मिट्टी वाले क्षेत्र में है, और वहाँ पे जिला का नाम न दे करके आपको शिवालिक रेंज पूछ दे या फिर हरहा घाटी दे दे कि बिहार में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है हरहा घाटी में है, शिवालिक की घाटी में है, या तराई वाले क्षेत्र में है। 3 ऑप्शन, 1, 2, 3, और एक और हम भाबर वाले क्षेत्र में दे देते हैं। तो आप क्या आंसर दोगे भाई? ध्यान रखना कि बिहार के तराई वाले क्षेत्र में स्थित है, न कि भाबर वाले क्षेत्र में। अंशतः तो ये सभी में आएंगे, लेकिन एग्जैक्ट रूप से अंतिम आंसर, अब देखो सही सब है लेकिन ज़्यादा सही कौन है? तराई। तो वो भी एक चीज़ ध्यान रखना, बीपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो वो ज़्यादा सही देखता है, ना कि सही। ये अंशतः ये भी सही है कि शिवालिक वाला क्षेत्र में है। भाबर हल्का फुल्का कुछ पेड़ पौधे इधर ही पाए जाएंगे, और कुछ जंतु उधर उधर घूमते ही रहते हैं। हरहा वाला क्षेत्र नदी दून घाटी है, तो कुछ यहाँ से निकल के चले ही जाते हैं। तो लेकिन मुख्य रूप से यह तराई क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ है। जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है यह 899 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी मान्यता 1994 में दिया गया था। इससे पहले यह 1990 में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, और इसकी स्थापना 1990 में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। इसका इतिहास अगर देखते हैं तो वाल्मीकि पार्क जो है ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी है, तो आप इस पर वैलिड रख सकते हो कि इसमें जो भी हमने वीडियो में जानकारी दिया हो 100% सही है। तो वाल्मीकि जो पार्क है 1953 में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। 1978 में यह वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना गया, और इसका नाम बदल दिया गया। 1990 में वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य में और अधिक क्षेत्र जोड़ा गया, और इसका नाम बदल करके वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ध्यान रखना, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसमें चेंज हुआ 1990 और 1994 में। 1990 में इसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, और अधिक क्षेत्र जोड़ते हुए, और इसे आरक्षित क्षेत्र 1953 में ही जोड़ दिया गया था। 1994 में इसे वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह भारत का 18वां बाघ अभ्यारण्य बना था। तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट रखने हैं कि इसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा 1990 में दिया गया, और इसे वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य का दर्जा 1994 में दिया गया। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ही है अभी वर्तमान में। कुछ समय बाद, अभी लगभग 1-2 वर्ष बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको कैमूर वाला क्षेत्र भी मिलेगा कि वहाँ पे एक नया राष्ट्रीय उद्यान करते हुए वहाँ पे नया एक बाघ अभ्यारण्य भी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। हालांकि अभी किया नहीं गया है, तो जब आप आगामी 1-2 वर्ष बाद एक वीडियो देख रहे हैं तो आप उसे अपडेट कर लीजिएगा।
वर्तमान में जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इस समय वाल्मीकि बाघ अभयारण्य बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और यह बीपीएससी ने लगभग 10 बार से ज़्यादा पूछा हुआ है, तो आपको गलत नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र है तराई में हमारा मुख्य रूप से गन्ना और धान उत्पादित होते हैं। यहाँ पे अगर आप कृषि का सबसे इम्पोर्टेंट जो तराई वाला क्षेत्र है, कृषि मतलब तराई में जो कृषि है तो सबसे इम्पोर्टेंट याद करने वाली चीज़ें हैं वो है असम बिहार का असम का किशनगंज बिहार का एकमात्र ज़िला है जहाँ चाय की खेती होती है, और इसलिए क्योंकि यहाँ असम जैसा जलवायु है। तो ध्यान रखना है कि जो हमने तराई वाला क्षेत्र बिहार का देखा, इस तराई भी क्षेत्र में गन्ना, धान, जूट और चाय भी उत्पादित होता है। गन्ना, धान पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है और पूर्वी चंपारण वाले क्षेत्र में, जबकि जूट मुख्य रूप से किशनगंज, अररिया और पूर्णिया वाले क्षेत्र में। बिहार का सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक जिला भी पूर्णिया ही है, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया ही है। और गन्ना में सर्वाधिक जो है पश्चिम चंपारण है, हालांकि धान और गेहूं में रोहतास ने बाजी मार ली है। तो ये तो डाटा चेंज होता रहेगा कौन कितना है, बट किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या है, तो पश्चिम चंपारण वाले क्षेत्र में गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, क्योंकि इधर अभी मैंने बताया तराई वाला क्षेत्र ज़्यादा है। जो पूर्णिया और किशनगंज में तराई वाला क्षेत्र है वहाँ पे जूट सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, और किशनगंज में क्या उत्पादित होता है, मुख्य रूप से चाय उत्पादित होता है। और ये सारे इम्पोर्टेंट हैं बीपीएससी, बिहार दुर्गा या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हो, ये सारे बहुत वीवीआई है, इसीलिए हमने इस पर जोर दिया है कि तराई की कृषि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। पश्चिम चंपारण क्षेत्र में गन्ना, जूट पूर्णिया, किशनगंज, अररिया क्षेत्र में, और चाय किशनगंज क्षेत्र में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और किशनगंज एकमात्र जिला है बिहार का जहाँ पे चाय की व्यवसायिक खेती होती है, और या बीपीएससी का PYQ देख लो, 10 बार आपसे ये पूछा गया होगा। इस क्लास में हम लोग बिहार के इस चैप्टर जो हमने पढ़ा, मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र भाबर और तराई को जो हमने पढ़ा, तो इसको हम लोग PYQ इसका नहीं देखेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। अब तराई से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें और हैं। यहाँ के मूल निवासी जो हैं ये थारू जनजाति हैं, और थारू जो हैं थारू भाषा बोलते हैं। इनमें विशेष मलेरिया प्रतिरोधी क्षमता। अब देखो ये दलदली क्षेत्र है तो मच्छर तो भाई बहुत होंगे, तो मच्छर बहुत होंगे तो यहाँ मलेरिया भी होगा, गंदा थोड़ा पानी है तो मलेरिया भी होगा। मलेरिया अब इस क्षेत्र में वहीं रह पाएगा जो मलेरिया को क्या कर पाएगा, मलेरिया को रोक पाएगा, या जिसके पास मलेरिया प्रतिरोधी क्षमता होगी। तो थारू जनजाति मलेरिया प्रतिरोधी है। और ये बिहार SI में प्रश्न पूछा गया था कि बिहार की कौन सी जनजाति मलेरिया प्रतिरोधी है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ बताया। अब बताने का एक कारण ये भी था कि जब तराई में मुख्य रूप से 20वीं सदी में लोग बसना शुरू किए। कब? 20वीं सदी में, क्योंकि उससे पहले जब आज़ाद हुआ भारत ना, उस समय आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में लोग नहीं रहते थे। जब नए लोग आए तो भाई उनको कहाँ रखा जाए, पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आज़ादी के समय जब लोग आए तो उनको इसी क्षेत्र में वनों की कटाई करके बसाया गया था, और मुख्य रूप से वही लोग यहाँ पे रह पाए जो मलेरिया रोधी प्रतिरोध रख रहे थे। अब इस तरह से हमने सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। एक शॉर्ट में सिनॉप्सिस के रूप में हमको बता दें कि हमने शिवालिक को पढ़ा। शिवालिक को 3 भागों में, पहला सोमेश्वर, दूसरा हरहा, फिर रामनगर घाटी में बांटा। फिर हमने बाहर आते हुए भाबर और तराई क्षेत्र को पढ़ा। इन सब से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को आपको अगले वीडियो में हम देंगे, और प्रीवियस ईयर साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अलग से आपको PPT या फिर PDF के रूप में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इससे होगा ये कि आप अपने समय का सदुपयोग कर पाओगे, और प्रीवियस ईयर के साथ साथ सारे आगामी प्रश्न भी बनेंगे। ये हम रिटेन में 100% देते हैं कि इससे आने वाला प्रश्न, इस टॉपिक से आने वाला प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा, अगर आप अच्छे से इसे समझ के जा रहे हो। हमने हर एक चीज़ कवर करने का प्रयास किया है,
एक भी चीज़ छूटा हुआ नहीं है। हर एक पॉइंट, हर एक डिटेल, सारी चीज़ कवर किए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। इसलिए आप पढ़िए। आपको ये क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइए। इस क्लास में हम आज इतना ही रखते हैं। थोड़े से कुछ MCQ वगैरह हैं तो ये आप ऑलरेडी कर लोगे। वही चीज़ें हैं जो कि एक टेबुलर फॉर्म में है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे आप थोड़े याद करने के लिए कुछ डाटा है, जैसे बिहार की छत कहा जाता है सोमेश्वर श्रेणी, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। सर्वोच्च चोटी है सोमेश्वर किला। पर्वतीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर। सोमेश्वर की लंबाई 74 किलोमीटर। दून घाटी का निर्माण हरहा नदी द्वारा। हरहा घाटी की लंबाई 24 किलोमीटर। तो जो डाटा है ना, वो सारी चीज़ें यहीं पे है। रामनगर दून का क्षेत्रफल 274 किलोमीटर। तराई की लंबाई 350 किलोमीटर। और इसका विस्तार कहाँ से है, तो पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तराई। चाय उत्पादक एकमात्र किशनगंज। गन्ना का हब, सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ, पूर्वी और पश्चिम चंपारण। शिवालिक की आयु जो 2 से 3 करोड़ वर्ष पुरानी है, जिसे 20 से 30 मिलियन ईयर पूर्व भी कहा जाता है। भाबर की मुख्य पहचान पीडमोंट मिर्जा और लुप्त नदियाँ, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बोल्डर। तराई का मुख्य पहचान दलदली भूमि, ऊंचा जलस्तर। और प्रमुख 3 दर्रे थे भिखना टोरी, सोमेश्वर और मरबत। तो ये सारी शॉर्ट में रिवीजन के लिए हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ में ये PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर डेली होमवर्क सीरीज जो चल रहा है उसे भी आप पढ़ना ना भूलें, जिसमें अभी 5 सब्जेक्ट लेके हम लोग चल रहे हैं। जिसमें आप देखेंगे कि पहला सब्जेक्ट मूल रूप से मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर पॉलिटी है, उसके बाद है बिहार स्पेशल जो आज हमने पढ़ाया, और 3 के बाद अलग से केमिस्ट्री चल रहा है, और करेंट अफेयर्स जो मूल रूप से है वो प्रतियोगिता दर्पण हम लोग फॉलो करते हैं। तो इस तरह से इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आपको यह हमारा प्रयास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा? कोई आप सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट करके या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हो तो भी आप मैसेज कर सकते हैं बेझिझक। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।